हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्नर। आई एम मिलन फुंडेर। तो आज हम करने वाले हैं अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पूरी कंप्लीट थ्योरी शॉर्ट में, क्योंकि एग्जाम में से नॉर्मली इसी में ही आता है। और अगर आप बुक में भी पढ़ोगे तो बुक में इसी को ही डिटेल में पढ़ोगे, और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मली इसी में से आते हैं, है ना। और अगर सारे ही क्वेश्चन थ्योरी के जितने भी होते हैं सब इसमें से ही बनते हैं। और जो थ्योरी में आते हैं इस बार तो आपका पेपर वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, तो क्वेश्चंस इसी में से आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके लिए शॉर्ट में बना के रखा है। आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर इसको पढ़ते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इससे अलग न्यूमेरिकल पोर्शन अलग है, उसकी भी वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर थ्योरी की कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, कुछ भी है अगर थ्योरी में, तो थ्योरी में इससे अलग कुछ नहीं आता है, यही आता है। जो सब कुछ मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ आपके इस नोट्स में बना रखा है। सिर्फ इनको पढ़ने के बाद में भी जितनी भी थ्योरी आती है 70% थ्योरी आती है, 30% न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। 70% में से आपको 65% इन्हीं नोट्स में से मिल जाएंगे अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और वैसे भी जो होशियार बच्चे होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, वो पहले से ही पूरे साल के साल प्रैक्टिस करके रखते हैं। इस टाइम पर वही बच्चे आते हैं जो एक रात पहले पढ़ने वाले होते हैं एग्ज़ाम टाइम पे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले एक चीज़ नोट करने वाली है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी मिनिमम पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह में कि मिनिमम पेड अप कैपिटल किस कंपनी को रिक्वायर नहीं होती है। उस कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो रजिस्टर है अंडर सेक्शन 8 में, जो सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर हो रखी है, उसको ज़रूरत नहीं होती है मिनिमम पेड अप कैपिटल की। वैल्यू ऑफ शेयर इज़ प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय AOA। AOA मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो शेयर की वैल्यू होती है कि शेयर हमने कितने रुपए में बेचना है, कितने रुपए में मार्केट में इशू करना है हमको, उसकी जो वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा शेयर सर्टिफिकेट में लिखी होती है, जो कि प्रोवाइड कौन कराता है, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कराता है हमको हमेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस तरह की, वैल्यू ऑफ शेयर कहाँ प्रिंट होती है या फिर शेयर सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही इस तरह पूछे जाते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन थ्योरी में ही आते हैं, है ना। और थ्योरी वाला एग्ज़ाम हमारा इस बार होने वाला नहीं है फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ आती है अब हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। कंडीशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर, जब जो भी प्रॉफिट होता है आपको डिविडेंड में, तो उसको किस तरह शेयर किया जाता है प्रेफरेंस शेयर में। एक होता है कम्युलेटिव, एक होता है नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब कि सारा का सारा पैसा जितना भी होता है सब एक बार में मिल जाता है। अगर हमको एक साल प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट ईयर अगर हमको एक साल प्रॉफिट हुआ है, हमको अपना जितना भी प्रेफरेंशियल राइट होगा, मतलब जितने भी प्रेफरेंस शेयर होगी, सबसे पहले हमको वो पे करने पड़ेंगे। अगर हमें नेक्स्ट ईयर लॉस हो जाता है तो हम उसका भी जो उनका जो प्रेफरेंस शेयर निकलता होगा हम उससे भी नेक्स्ट डे पे करेंगे। अगर हमको लॉस होता है अगले साल, सपोज हमें इस साल लॉस हुआ है, तो इस साल जो उनका प्रेफरेंस शेयर होगा वो हमें नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा। एक होता है नॉन कम्युलेटिव कि अगर प्रॉफिट होगा तो आपका प्रेफरेंस शेयर मिल जाएगा, आपका जो भी पार्ट निकलता है डिविडेंड में वो आपको मिल जाएगा। अगर हमको लॉस होता है तो आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो भी, नहीं होता है तो भी आपको बाद में इकट्ठा मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको नॉन कम्युलेटिव में नहीं मिलेगा। फिर आता है द राइट टू रिसीव डिविडेंड। अब डिविडेंड रिसीव के टाइम पर किस तरह मिलता है प्रेफरेंस शेयर को। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होता है कि अपना प्रेफरेंशियल शेयर लेने के बाद में भी जो बस इक्विटी शेयर के लिए बचता है, ये प्रेफरेंशियल जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड बचता है, ये वाले जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये उसमें भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका जस्ट अपोजिट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जो इक्विटी डिविडेंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ रीपेमेंट, जब रीपेमेंट मतलब जब इनको पे आउट करने का टाइम आता है प्रेफरेंस शेयर का, एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनके एक लिमिटेड टाइम होता है कि मैक्सिमम 20 ईयर्स तक के लिए होता है कि आप हमको 20 ईयर के अंदर अंदर उनको रीपेमेंट करना ही है। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि जिनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, हम जब तक चाहें, जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता, हम तब तक उनको रिडीम करते रहेंगे, उसको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर का क्या रोल होता है। कन्वर्टिबिलिटी में मतलब अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो कन्वर्टिबल है तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो नॉन कन्वर्टिबल है तो प्रेफरेंस शेयर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी कैप शेयर में अपना कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नॉर्मली 6 टाइप की हमारी कैपिटल होती है। कैपिटल पढ़ने किस टाइप की होती है ना। फर्स्ट होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ये तीनों एक ही कैपिटल होती है, इनमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि कई बार हम ऑथोराइज्ड कैपिटल पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन में पूछ लेते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर ऑप्शन में ही नहीं आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ये चीज़ हम ध्यान रखना कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों एक ही कैपिटल के नाम होते हैं, जो कि हमेशा ही मेंशन होती है कैपिटल क्लोज में, MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में ये मेंशन होती है हमेशा ही, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि टोटल कैपिटल होती है ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक होती है इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो होती है जो हमने मार्केट में इशू किया है अपने शेयर के फेस में ना। और अनइशूड कैपिटल वो होती है कि जो हमने कुछ कैपिटल अपनी बचा के रखी है कंपनी में, वो हमने अभी मार्केट में इशू नहीं की है। फिर आती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमने कैपिटल इशू की है उसका वो पार्ट जो सब्सक्राइब कर लिया है पब्लिक ने, मतलब पब्लिक ने पहले से ही उसको सब्सक्राइब कर लिया है जो हमने इशू की है कैपिटल। उसके बाद आते हैं कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने मंगा लिया है पैसा जितना, है ना। और अनकॉल्ड अप वो होता है कि जो सब्सक्राइब तो कर लिया है कंपनी ने, लेकिन अभी तक कंपनी ने उनसे वो पैसा मांगा नहीं है ना। अब आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल की जितना कॉल्ड अप किया है कंपनी ने, मतलब जितना पैसा मांगा है उसमें से कितना पेड हो गया है, मतलब पब्लिक ने कितना पैसा दे दिया है कंपनी को। उसके बाद आता है रिजर्व कैपिटल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजर्व कैपिटल वो होता है कि जो मतलब इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कभी भी कॉल्ड अप नहीं करती कंपनी, मतलब जो कभी भी इशू, जो मार्केट में इशू तो कर दिया है लेकिन वो कभी भी नहीं मांगती है कंपनी पब्लिक से। वो कब मांगती है? सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एट द टाइम। जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है वो तब उसको कॉल्ड अप करती है, तब उसको मांगती है। ओके, तो ये चीज़ नोट करने वाली है कि इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद कैपिटल रिजर्व। हमने पहले रिजर्व कैपिटल पढ़ा था। रिजर्व कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हमने अभी बताया मैंने आपको कि जो हम वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल्ड अप करते हैं पब्लिक से कि अभी तो हमारे पास में कैपिटल है, वाइंडिंग अप के टाइम पे हमको कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम तब उस टाइम पर पब्लिक से डिमांड करते हैं उस कैपिटल को पे करने की। लेकिन कैपिटल रिजर्व इज़ समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग होता है। ये होता है कि द कैपिटल रिजर्व इज़ द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये एक अकाउंट होता है कैपिटल रिजर्व जो कि सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें, है ना। और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो प्रॉफिट हमको सेल पर होता है या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। रिवैल्यूएशन क्या होता है? अब रिवैल्यूएशन होता है कि जब अपनी एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं। सपोज हमने किसी का डेप्रिसिएशन भी होता है, किसका एप्रिसिएशन भी होता है। अगर हमने लैंड लिया है तो लैंड आज हमने 2 लाख का लिया है, लेकिन 10 साल बाद वो 5 लाख का भी हो सकता है। अगर हम मशीनरी परचेज़ करते हैं तो मशीनरी आज हम 10 लाख की परचेज़ करते हैं, लेकिन 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो वो जो अमाउंट में चेंज आता है कुछ टाइम बाद उसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर वो शेयर होते हैं कि जो हमने मार्केट में शेयर इशू किए हैं और लैक ऑफ पेमेंट की वजह से कि अपनी जो हमने कॉल्ड अप अमाउंट थी वो पब्लिक पे नहीं कर पाई है, उसके बाद हम उनको नोटिस भेजते हैं कि आपने अपनी अमाउंट को नहीं पे किया है तो आप उसको पे कर दीजिए। हम उसको 14 डेज़ का नोटिस भेजते हैं, लेकिन अगर 14 डेज़ के अंदर वो अपनी रीपेमेंट नहीं करते हैं, हम उसको अगेन दोबारा नोटिस भेजते हैं कि आपने अपना नोटिस भेजने के बाद में भी अपनी अमाउंट पे नहीं की है। और अगर वो दोबारा से भी दूसरी एप्लीकेशन के बाद में भी नोटिस के बाद में भी अमाउंट पे नहीं करते हैं तो हम अपने उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं उसको, फिर उसका और अपने रजिस्टर में से उसका नाम काट देते हैं।
प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब हम डिवेंचर होल्डर्स को उनका पेमेंट देते हैं उस पर होने वाला प्रॉफिट, क्योंकि एंड टाइम पे जाके कुछ डिवेंचर होल्डर्स बोल देते हैं चलो ठीक है तुम 7% का नहीं 6.5% का हमको इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो वो 0.5% का हमको प्रॉफिट हो जाता है। तो उन सबको कहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द एप्लीकेशन मनी डिसाइडेड बाय डायरेक्टर्स। एप्लीकेशन मनी जो हमें एप्लीकेशन मनी वो होती है जितने में हमने अपना शेयर को सोल्ड आउट किया है मार्केट में, उसकी एप्लीकेशन मनी की हमें फर्स्ट टाइम में कितने पैसे मंगाने हैं, है ना। आपने कंपनीज अकाउंट में पढ़ा होगा कि पहले एप्लीकेशन मनी आती है, फिर अलॉटमेंट मनी मंगानी पड़ती है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके हमें अपने पैसे मंगाने पड़ते हैं। तो एप्लीकेशन मनी हमेशा डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे कि एप्लीकेशन में हमको कितने पैसे मंगाने हैं पब्लिक से। इट कैन नॉट बी लेस देन 5% ऑफ फेस वैल्यू। एप्लीकेशन मनी कभी भी शेयर के फेस वैल्यू से 5% से कम नहीं होगी कभी भी। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू में हमने मार्केट में सोल्ड आउट किया है शेयर को, उस वैल्यू जो भी शेयर की फेस वैल्यू होगी उससे 5% से कम एप्लीकेशन मनी को हम नहीं मंगा सकते हैं। 5% या 5% से ज़्यादा की ही हमेशा वैल्यू होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेबी शेल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस। और जिसमें फेस वैल्यू वो होता है जो एक्चुअल वैल्यू होती है हमारे शेयर की, और इशू प्राइस वो होता है कि जिस प्राइस में हमने मार्केट में इशू किया है अपने शेयर को। ठीक है, तो और इशू प्राइस का 25% हमको एप्लीकेशन मनी पर मंगाना ही होगा। ठीक है, हम 25% से अगर कम मंगाते हैं तो एप्लीकेशन मनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो कम से कम अगर एप्लीकेशन मनी जो फर्स्ट टाइम हम कॉल्ड अप करते हैं अमाउंट को, उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, और वो हमेशा 25% से ज़्यादा या फिर 25% कम से कम होनी ही चाहिए इशू प्राइस की। यानी जितना प्राइस हमने मार्केट में इशू किया है अपना शेयर का, उस प्राइस का 25% एप्लीकेशन पे हमको मंगाना पड़ेगा कम से कम। ठीक है ना। फर्दर फॉर इशू ऑफ लेस देन 250 करोड़ इट डजंट मैटर। एनी डिले इन रिफंड बाय कंपनी इंटरेस्ट 15% एनम। अगर कोई पब्लिक में डिले हो जाता है कंपनी को मनी देने में, तो वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 15% का। इट मीन्स कंपनी ने पैसा मंगा तो लिया है लेकिन पब्लिक ने अभी दिया नहीं है, तो अगर डिले हो जाता है कोई भी लेट पेमेंट में 15% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस मनी पर। कंपनी गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन 30 डेज़। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को कम से कम 30 डेज़ में हो जाना चाहिए, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा 90% का, यानी 30 दिनों के अंदर जितने हमने अपने शेयर इशू किए हैं मार्केट में उसका 90% हम सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सपोज़ हमने अपने 100 शेयर इशू किए हैं तो 30 डेज़ के अंदर कम से कम 90 शेयर हमारे सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर हमारे 90% मतलब सब्सक्राइब नहीं होते हैं, सब्सक्रिप्शन हमको नहीं मिलता है 90% का, तो हमें अपने जितने भी पैसे हमारे पास में आए हैं उनको हमें रिफ़ंड करना पड़ेगा, दोबारा से उनको रीपे करना पड़ेगा, रिटर्न करने पड़ेंगे पैसे। मनी रिटर्न इन नेक्स्ट 15 डेज़। जो अगर हमें हमारे 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होते हैं, कब रह जाते हैं, तो हमको पब्लिक को जो उनका पैसा हमने लिया है वो रिटर्न करना पड़ेगा अगले 15 दिनों के अंदर। और अगर कंपनी 15 दिनों के अंदर उसको पेमेंट नहीं कर पाती है, रीपे नहीं कर पाती है, रिटर्न नहीं कर पाती उनकी मनी को, तो उनको 15% इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है ना, अगर 15 दिन के बाद पे करती है उनको। ऑल अमाउंट फुल्ली कॉल्ड अप इन 12 मंथ। पूरा शेयर जितना भी शेयर हमने उनको मतलब जितने भी शेयर हमने मार्केट में इशू किए हैं उनकी कंप्लीट पेड अप 12 मंथ में हो जानी चाहिए। मतलब 1 साल में एक शेयर का कंप्लीट पैसा हमारे पास में आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये भी लिखा है 1 मंथ गैप बिटवीन 2 कॉल्स। हमेशा सबसे पहले हमें एप्लीकेशन पर मंगाना पड़ता है, फिर हमको अलॉटमेंट मनी मंगानी पड़ती है, फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल, है ना। तो कुछ पैसे हम अपने एप्लीकेशन मनी पर मंगाते हैं, कुछ अलॉटमेंट मनी पर मंगाते हैं, कुछ फर्स्ट कॉल पर मंगाते हैं, और बाद में बचा हुआ हम फाइनल कॉल में मंगा लेते हैं पैसे अपने शेयर होल्डर से, पब्लिक से। और कम से कम जितनी भी कॉल्स हमने दी हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इनमें कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। इट डिनोट द कैपिटल प्रॉफिट। ये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे कैपिटल प्रॉफिट को दिखाता है। ठीक है। शेयर फॉरफिटेड बाय रिजोल्यूशन ऑफ BODs मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फॉरफिटेड शेयर हम अपने शेयर को किसी के शेयर को फॉरफिटेड हम ऐसे ही नहीं कर लेते, इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट शेयर लिमिटिंग टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 days, नॉट एक्सीडिंग
30 डेज़। एक होता है राइट शेयर। राइट शेयर का मतलब होता है कि हमें जितने भी शेयर अपने मार्केट में इशू करने हैं उससे पहले हम अपने कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ भी जो कंपनी में वर्कर्स होते हैं, कुछ भी, तो उनको राइट देते हैं कि हम इतने शेयर वहाँ पर इशू कर रहे हैं। अगर उसमें से अगर आप पहले राइट आपका है कि अगर आपको उसमें से कुछ शेयर चाहिए तो आप उनको ख़रीद सकते हो, लेकिन इसका टाइम सिर्फ 15 डेज़, कम से कम 15 डेज़ और 30 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम 15 डेज़ और मैक्सिमम 30 डेज़। अगर राइट शेयर अगर इन दिनों के अंदर, अगर 30 दिनों के अंदर अंदर सब्सक्राइब हो जाते हैं राइट शेयर्स तो ठीक है, वरना तो हम उनको दोबारा राइट शेयर नहीं दे सकते हैं, हम उनको मार्केट में इशू कर सकते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर ओनली कैन बी रिडीम मतलब रीपेमेंट। हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर ही रिडीम होगा, पार्टली पेड अप या फिर जिस जो अमाउंट पे नहीं हुए या फिर फॉरफिटेड शेयर कभी भी रिडीम नहीं होंगे। हमेशा रिडीम वही होंगे जो फुल्ली पेड अप शेयर होंगे। ठीक है, रिडीम फ्रॉम प्रॉफिट और फ्रॉम डिविडेंड, दैट इज़ डिविजिबल प्रॉफिट फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर। हमेशा रिडीम जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, फिर कोई भी शेयर होल्डर होंगे, उनको हमें हमेशा ही या तो प्रॉफिट में से देना होगा उनका डिविडेंड, उनको रिडीम करना, रीपेमेंट करना होगा या तो प्रॉफिट में से, या फिर हम उनको नए फ्रेश शेयर को इशू करके मार्केट में उनसे जो हमारे पास में पैसे आएंगे उनसे हम उनको रीपेमेंट कर सकते हैं। या तो हमारी कंपनी में प्रॉफिट इतना होना चाहिए, और अगर प्रॉफिट में से हम उनको रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो हमें अपने शेयर को फ्रेश शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे मार्केट में। उससे आने वाले पैसे से हम इनको रिडीम कर पाएंगे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लेकिन इन दोनों के अलावा हम मनी कहीं और से नहीं मंगा सकते हैं, या तो प्रॉफिट में से या फिर अपने नए शेयर मार्केट में इशू करके उससे आने वाले पैसे से ही हम रिडीम कर सकते हैं। रिडेम्पशन विद इन 1 मंथ फ्रॉम इशू ऑफ न्यू शेयर। अब ये भी लिखा है कि न्यू शेयर इशू करने के 1 महीने के अंदर अंदर हमको रिडेम्पशन कर देनी चाहिए, मतलब रीपेमेंट हो जानी चाहिए। इशू ऑफ डिबेंचर नॉट मोर देन 10 ईयर्स। हम जब भी डिबेंचर इशू करते हैं, डिबेंचर क्या होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है, पेपर्स होते हैं लोन के, उनको डिबेंचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो डिबेंचर लेता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, जो मतलब लोन लेता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। अब इशू ऑफ डिबेंचर नॉट मोर देन 10 ईयर्स, हम 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर को इशू नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें हम 30 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए डिबेंचर को इशू कर सकते हैं। बट नॉर्मल डेज़ में हम, या फिर नॉर्मल कंपनीज़ के लिए हम, अदर कंपनीज़ के लिए हम 10 ईयर्स से ज़्यादा में डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। फेस वैल्यू का मतलब होता है जितनी की रियल अमाउंट होती है एक डिबेंचर की, जो रियल अमाउंट होगी उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है। ऑल डिबेंचर अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट। जितने भी डिबेंचर अकाउंट होंगे सब के सब पर्सनल अकाउंट होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि यही चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं बेसिकली, और बस इसी में से ही आपका पेपर आना है। आप इनको भी ध्यान से पढ़ के जाओगे तो आपके 70 में से 60 मार्क्स तो 100% आने ही आने हैं, अगर आप ये चीज़ भी क्लियर करके जाते हो। तो चलिए आगे करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज़ कैपिटल प्रॉफिट एंड इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। अब डिबेंचर जो हम इशू करते हैं उस पर जो प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने डिबेंचर पर इशू किया है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, और वो नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, यानी उसको हम वो नॉमिनल अकाउंट में काउंट होती है। डिबेंचर आर शोन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो डिबेंचर होता है, डिबेंचर हमेशा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शो होता है अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाता है। इशू ऑफ डिबेंचर ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी। जो भी अगर हम अपने डिबेंचर इशू करते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी पर तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। अगर हम नॉर्मल डिबेंचर अपने इशू करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन हम कोलेट्रल सिक्योरिटी पर अगर इशू करते हैं डिबेंचर को तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब अपना कुछ सिक्योरिटी पर रख देना और उस पर लोन ले लेना, और ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी शॉन एज द डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर अकाउंट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है वो हमेशा ही शो कैसे होता है कि हमने
डिडक्ट कर लिया जाता है डिवेंचर अकाउंट से इक्विटी और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हम रिडम्पशन कैसे करते हैं डिवेंचर का, मतलब रीपेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, या तो कंपनी की कैपिटल से कर सकते हैं, या फिर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अपनी कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से या फिर टोटल कैपिटल में से हम उसको रिडम्पशन कर सकते हैं डिवेंचर्स का। मिनिमम 25% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशू ट्रांसफ़र टू DRR, मतलब जितना भी हमने डिवेंचर इशू किया है मार्केट में उसका कम से कम 25% हमको DRR मतलब डिवेंचर रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कंप्लीट रिडम्पशन फ्रॉम कैपिटल, अगर हमें कंप्लीट रिडम्पशन कैपिटल से करना है तो 18 महीनों से कम में हो जाना चाहिए। 3 मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अब डिवेंचर को रिडीम करने के रिडम्पशन करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है ना। अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से होते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में, एग्ज़ाम आने वाला है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट फॉर डिविडेंड, डिविडेंड के पेमेंट के लिए जितना भी हमारे पास में प्रॉफिट होता है DRR सिर्फ उसी से ही क्रिएटेड हो सकता है, ठीक है। और किसी चीज़ का पैसा हम DRR में नहीं डाल सकते हैं। अगर हमारे कंपनी में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का ही पैसा हमको DRR में डालना है, हम कहीं और किसी और का पैसा या फिर कहीं और से पैसे नहीं डाल सकते हैं DRR में। DRR शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हमेशा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शो होता है बैलेंस शीट में। अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सब हेड आता है एक रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें DRR को शो किया जाता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट तो होती है, बैलेंस शीट की प्रिपरेशन कहाँ पर पढ़ते हैं, पार्ट 1 के शेड्यूल 3 में। और प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ पढ़ते हैं, पार्ट 2 के शेड्यूल 3 में। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अब डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नेगेटिव फिगर शो करता है अंडर द हेड सरप्लस, क्लियर है। अब पता है गुडविल, डॉग गुडविल होता है, डॉग गुडविल होती है सबसे कम लेस वैल्यू वाली, क्योंकि डॉग क्या करता है, डॉग अपने एक घर की रखवाली करता है, एक ही जगह रहता है ना। अगर उसको कहीं दूसरे के घर की रखवाली के लिए बोल तो वो नहीं कर सकता है, मतलब पर्सनल जहाँ पर अब है वो वहीं की ही रखवाली करेगा, मतलब गुडविल इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं होगी, जहाँ की है गुडविल वो वहीं की वहीं तक रह जाती है, ज़्यादा बड़ी आगे तक नहीं फैल पाती है, इसलिए उसको कम। लेकिन गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जो ज़्यादा में फैली होती है ना, बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखती है जो, तो इसलिए डॉग गुडविल को हम वेरी लेस वैल्यू माना जाता है। होता है कैट गुडविल, कैट गुडविल का मतलब होता है कैट हमारी कैसी होती है, जहाँ पर भी उसको लेकर जाओ वो वहीं की हो जाती है, आराम से वो रह लेती है, कहीं पर भी वो लोकेशन और प्लेस के अकॉर्डिंग वर्क करती है, रह लेती है आराम से, मतलब जहाँ पर भी लेकर जाओगे वो वहीं पर कंफर्ट हो जाएगी। आज आप यहाँ पर हो और कल को अगर आप दिल्ली में जाके रहते हो तो वो वहाँ पर भी कंफर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने मालिक से प्यार होता है, ठीक है, उसको अपने खाने पीने की चीज़ों से प्यार होता है, तो वो जहाँ पर भी जाती है वहीं पर कंफर्ट हो जाती है, इसलिए इसको वेरी हाई बोलते हैं। मतलब बिज़नेस अगर एक जगह पर है तो वो सिर्फ उसकी गुडविल सिर्फ वहीं तक है, और अगर हम कहीं और लेकर जाते हैं अपने बिज़नेस को तो गुडविल अगर नहीं होती है वहाँ पर गुडविल नहीं बना पाता है, तो उसको डॉग गुडविल बोलते हैं, क्योंकि डॉग एक ही जगह रहता है। और कैट होती है जहाँ पर भी जाती है वहीं पर कंफर्ट हो जाती है, तो इसलिए ये वेरी हाई होती है, क्योंकि बिज़नेस जहाँ अगर प्लेस चेंज होगा तो वहाँ पर उसकी गुडविल भी हाई हो जाएगी, वहीं पर गुडविल होगी जहाँ पर अगर प्लेस चेंज होता है, गुडविल बिज़नेस के साथ साथ चलती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू वेरी हाई होती है। रैट गुडविल, रैट हमेशा धरती के नीचे रहता है, मतलब आसपास के एरिया में रहता है थोड़ा बहुत, तो रैट गुडविल की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हम पढ़ते हैं गुडविल कंसिड्रेशन इन मनी, कि गुडविल को अगर हम बिज़नेस सोल्ड आउट करते हैं या फिर परचेज़ करते हैं तो गुडविल भी कंसिडर की जाती है। गुडविल को हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कि अगर हम अपने जो भी हमारे पास में मतलब लैंड बिल्डिंग कुछ भी अगर हमारे पास में उसको हम कंसिडर करते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो हम गुडविल की भी करते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकल कर आती है, सपोज हमारे पास में एक लैंड है उसकी वैल्यू है 2 लाख, उसके ऊपर बिल्डिंग बना रखी है उसकी वैल्यू है 5 लाख, लेकिन हम उसको सोल्ड आउट करते हैं 10 लाख में, तो जो बाकी का ऊपर का 3 लाख है
तो 3 लाख हमारी गुडविल काउंट होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हम पढ़ते हैं गुडविल कंसिडर इन मनी, मतलब गुडविल भी हम कंसिडर कर सकते हैं मनी में, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमको बताता है एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, टू कंबाइन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 हमको बताता है सब्सिडरी के बारे में। सब्सिडरी कंपनी मतलब जिस होल्डिंग कंपनी के अंडर जो कंपनी आती है उनको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको बताता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल मतलब जो कंपनी के अंदर ही अंदर जनरेट होती है गुडविल। अब 7 टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। अब वैल्यू ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने के लिए 7 टाइप होते हैं, ठीक है। इंसेंट्रिक वैल्यू बेस्ड ऑन नेट एसेट ऑफ द कंपनी। जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो हमेशा ही कंपनी की नेट एसेट पर बेस्ड होती है। यील्ड वैल्यू हमेशा इक्वल होगी मार्केट वैल्यू के, ये चीज़ ध्यान रखना। 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। शेयर की वैल्यू निकालने के लिए 3 मेथड यूज़ होते हैं, 3 मेथड। इसमें ये नहीं पूछे जाएंगे कौन कौन से मेथड होते हैं, बस यही क्वेश्चन, और ये ज़रूर आता है क्वेश्चन में कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के मेथड्स कितने होते हैं, तो 3 मेथड होते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी इज शोन इन शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज नॉट शोन। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जैसे एक कंपनी के मोर देन 51% शेयर किसी दूसरी कंपनी ने ख़रीद लिए हैं, परचेज़ कर लिए हैं, तो जिसके पास में ज़्यादा शेयर होंगे किसी कंपनी के वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, और जिसके पास में कम शेयर होंगे उस कंपनी के वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर होल्डिंग कंपनी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करती है अपनी मनी को, अपनी कैपिटल को सब्सिडरी कंपनी के, तो ये शोन नहीं होगी कहीं पर भी, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑफ बोथ नेवर एग्रीगेट, मतलब शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की कभी भी एग्रीगेट यानी टोटल नहीं होगी, एक साथ नहीं ऐड नहीं कर सकते हम उसको। ओनली शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी इज शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हम सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की ही शोन होगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की जो मिक्स करके जो बैलेंस शीट बनती है उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। तो उसमें होल्डिंग कंपनी की ही शेयर कैपिटल शो होगी, क्योंकि जो सब्सिडरी कंपनी का था वो सब कुछ अब होल्डिंग कंपनी को हो गया, तो इन दोनों की कैपिटल वैसे ही ऐड हो गई है, लेकिन वो दिखाई सिर्फ होल्डिंग कंपनी के नाम से जाएगी क्योंकि इसने उस पर कब्जा कर रखा है। प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है हमको, रिवैल्यूएशन हमने पीछे पढ़ा है कि अपनी एसेट में जो हमारी कम ज़्यादा होती है अमाउंट, उसको हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब उसको या तो पुट टू कैपिटल रिजर्व, या तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर उसको डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब गुडविल में से या तो वो डिडक्ट करते हैं या फिर हम और अगर मेरी वैल्यूएशन में लॉस होता है तो उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, या तो हम उसको पुट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में या फिर डिडक्ट करेंगे कैपिटल रिजर्व में से, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑन, एक लर्न कर लो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में या तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में पुट कर देंगे, या तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे उसको, या फिर डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से, ठीक है। और अगर लॉस होता है हमको रिवैल्यूएशन में तो वो कैपिटल लॉस कहलाता है, और उसको हम या तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में डाल देंगे, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें से डिडक्ट, जिसमें से डिडक्ट होना है इसमें पुट करना है, और जो अमाउंट हम इसमें पुट कर दें उसमें उसको डिडक्ट करना है, ठीक है। या तो हम इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में पुट कर देंगे, वरना तो हम इसको डिडक्ट कर देंगे कैपिटल रिजर्व में से, क्लियर है। प्रपोज डिविडेंड इज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इट रिवाइज्ड 1 अप्रैल 2014। प्रपोज डिविडेंड एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग ये रिवाइज हुई है 1 अप्रैल 2014 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। The Ministry of Corporate Affairs, through its notification dated 5 June 2015, has provided that a private company can issue employee stock option plan ESOPs by passing an ordinary resolution instead of a special resolution. It means जो corporate affairs जो मिनिस्ट्री है उसने 5 जून 2015 को ये डिक्लेयर किया था कि एक प्राइवेट कंपनी अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इशू करना चाहती है तो वो एक सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन
के थ्रू भी कर सकती है। उसको ज़रूरत नहीं है कि वो स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करे, वो एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के बाद भी ESOP को इशू कर सकती है। अ लिस्टेड कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद सेबी। एक लिस्टेड कंपनी को हमेशा सेबी से कंप्लाई करना पड़ेगा। सेबी का मतलब है यहाँ पे शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। क्लियर है। परमानेंट एम्प्लॉय ESOP को सब्सक्राइब करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सभी डायरेक्टर्स एलिजिबल होते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय एलिजिबल अंडर ESOP, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं कि वो ESOP में आ सकते हैं, ये ना, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स में आ सकते हैं। सभी डायरेक्टर्स भी एलिजिबल होते हैं कि वो ESOP में आ सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम ESOP में काउंट नहीं करते हैं। प्रोमोटर्स और जो बिलोंग टू प्रोमोटर्स होते हैं, जो प्रमोट करते हैं कंपनी को या फिर उससे बिलोंग्स जो पर्सनस होते हैं, वो ESOP का मेंबर नहीं बन सकते हैं। हु हैव मोर देन 10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर नॉट एलिजिबल, मतलब जिसके पास में 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होंगे वो भी एलिजिबल नहीं होगा ESOP के अंडर आने के लिए। इट इम्प्लाइज राइट नॉट ऑब्लिगेशन, मतलब ESOP एक हमको राइट देता है, एक अधिकार देता है, कोई ऑब्लिगेशन कुछ थोपता नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है। सेकंड, बैलेंस ऑफ ESOP अकाउंट इज शोन एट द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ये को शोन होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस ऑफ डिफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट विल बी शोन इन एसेट साइड अंडर द हेड अदर नॉन करंट एसेट। क्लियर है। अब थोड़ा बायबैक का पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन सेकंड ऑफ सेक्शन 68, सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन सेकंड हमको बताता है फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिर्फ बायबैक में ही हम फ्री रिज़र्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करते हैं, अदरवाइज़ फ्री रिज़र्व में कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं आता है। लेकिन बायबैक के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है फ्री रिज़र्व के अंडर। ठीक है, लेकिन फ्री रिज़र्व ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में ज़रूर ही पूछी जाती है कि फ्री रिज़र्व, मतलब ये वाली हेडिंग, ये वाला पॉइंट आता ही आता है, कैसे भी घुमा फिरा के आ जाएगा। ठीक है, कि फ्री रिज़र्व के अंडर कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ ही नहीं सकता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बायबैक। बायबैक के केस में यानी सेक्शन 68 के केस में ही सिर्फ एक यही सेक्शन ऐसा है जिसके में फ्री रिज़र्व के अंडर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आता है, वरना फ्री रिज़र्व में बाकी सब अकाउंट आते हैं लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं आता है। कंपनी में नॉट बी अलाउड टू बाय बैक शेयर मोर देन वंस इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 1 साल के अंदर एक कंपनी अपने शेयर को बायबैक सिर्फ एक ही बार कर सकती है, बार बार नहीं कर सकती है ना। एक बार के बाद मतलब 2 बार 3 बार नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही बार कर सकती है 1 साल में वो। अब आता है द अंडर राइटिंग इज पेड कमीशन फॉर द सर्विस विच कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ इशू प्राइस in the case of share and 2.5% of the issue price in the case of डिवेंचर। इसका मतलब है कि अगर अंडर राइटिंग क्या होता है, सबसे पहले तो अंडर राइटिंग एक कमीशन होता है जो कि पेड करना होता है हमको अंडर राइटर्स को, क्योंकि उन्होंने हमको सर्विस प्रोवाइड कराई है। सर्विस प्रोवाइड का मतलब है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास में सपोज़ 100 शेयर हैं, ठीक है। 100 शेयर को हमने बोला है कि हमारे पास में 3 पर्सन है, A, B एंड C। अब हमने बोला है कि इसको 50 शेयर बोला है हमने कि आपको 50 शेयर सब्सक्राइब कराने हैं पब्लिक से। इसको बोला है कि 30 सब्सक्राइब कराने हैं और इसको बोला है कि हमको 20 सब्सक्राइब कराने हैं मार्केट में हमारे शेयर। तो ये जो होते हैं A, B, C, ये हमारे होते हैं अंडर राइटर्स। क्लियर है, ये होता है हमारे अंडर राइटर्स। अब जितने भी हमारे ये, अगर हमने इसको 50 बोला है अंडर राइट कराने के लिए, अब ये होते हैं 30 के लिए और इसको बोला है हमने 20 कराने के लिए। तो अब ये जो कराते हैं इनको बोलते हैं हम अंडर राइटिंग, कि उसने हमारे इतने 50 शेयर अंडर राइटिंग कराए हैं, इसने हमको 30 शेयर अंडर राइटिंग कराए हैं और इसने हमारे 20 शेयर अंडर राइटिंग कराए। और तो इनकी जो इन्होंने हमको सर्विस प्रोवाइड कराई है, इनको पेड होने वाला कमीशन, इनको हम क्या पेड करते हैं, हम इनको पेड करते हैं कमीशन पेड करते हैं।
क्लियर है। अब क्या होता है कि अब सपोज़ इसने क्या किया है, 50 बोला था इसको कि आपको 50 कम से कम 50 शेयर हमारे सब्सक्राइब कराने हैं मार्केट में जाके, लेकिन ये करा पाए हैं हमारे ओनली 40 शेयर सब्सक्राइब हो पाए हैं मार्केट में। इनको बोला था 30, ये करा पाए हैं सिर्फ 20। इनको बोला था 20 और ये करा पाए हैं केवल 15 हमारे सब्सक्राइब करा पाए हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ऐसे ये एक सर्टिफिकेट देते हैं, ये एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन मतलब कि ये 40 शेयर सब्सक्राइब करा पाए हैं, ये होती है मार्क्ड एप्लीकेशन, है ना। यहाँ पे मार्क एप्लीकेशन वो होती है कि जितने हमको पता है कि ये ए ने 40 सब्सक्राइब कराए हैं, तो बचे हुए जो बाकी के 10 होंगे वो होंगी अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। उन पर यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें 40 तो पता है कि ए ने सब्सक्राइब कराए हैं, लेकिन हमको 10 हमारे अनसब्सक्राइब रह गए हैं, तो ये होती है हमारी अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है। तो बस ये आपको बताना ज़रूरी था। और इसमें पॉइंट में लिखा है कि जो हम कमीशन पेड करते हैं अंडर राइटर्स को, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इशू प्राइस इन द केस ऑफ शेयर। अगर शेयर जिस भी प्राइस में हमने इशू किया है शेयर को, उससे 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कमीशन जो हम अंडर राइटर्स को पे करते हैं, और 2.5% ऑफ द इशू प्राइस इन द केस ऑफ डिबेंचर। और अगर हमने डिबेंचर दिया है, ये हमने शेयर बोला था अभी इनको 50 शेयर, 30 शेयर और 20 शेयर, और अगर हम डिबेंचर की बात करते हैं तो डिबेंचर का मतलब है कि डिबेंचर में हम सिर्फ 2.5% तक ही इनको कमीशन पेड कर सकते हैं। 2.5% से ज़्यादा हम इनको कमीशन पेड नहीं कर सकते हैं अंडर राइटर्स को अपना, ठीक है। तो ये इतना ही इसमें, और अगर बाकी की वीडियोस अभी आ ही जाएंगी धीरे धीरे करके, न्यूमेरिकल पोर्शन की भी आ जाएंगी वीडियो। और अगर आपको, क्योंकि वो तो 30% न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वैसे तो, लेकिन आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें अगर आप सिर्फ यही पढ़कर अपना एग्ज़ाम देने जाते हो। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू। वेट, कहाँ जा रहे हो? कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो करके जाइए चैनल को। ओके, और कमेंट में भी बताना एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका। ओके, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना मुझे। ओके, थैंक यू एवरीवन।